तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी में अपने ये चैप्टर दिख जाता है। जितने भी अपने कंपटीशन एग्जाम है उसमें से अधिकतर, जितने भी अपने कंपटीशन एग्जाम है उनमें से अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में अपने हिंदी का जो चैप्टर रहता है उसमें हिंदी वर्णमाला आती ही आती है। तो अपन इसी चैप्टर को उठा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना आ जाएगा भाषा। तो भाषा अपन किसको बोलेंगे? जो अपने मन के जो विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, उनको प्रकट करने के लिए अपन जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपने आती है व्याकरण। तो व्याकरण जो रहेगी वो भाषा को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन में प्रयोग में लाएगी। ठीक है, ये अपनी व्याकरण रहेगी। ये इनको शुद्ध लिखने और बोलने में काम आती है, उसे व्याकरण कहते हैं अपन। ठीक है। तो व्याकरण के कुछ भाग होते हैं जैसे वर्ण और वो शब्द, वाक्य, ये सब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले अपना टॉपिक आ जाएगा भाषा। तो भाषा अपन किसको बोलेंगे? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने मन के भाव और विचारों को जब प्रकट करता है तो वह जिस साधन का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, वह जिस साधन का प्रयोग कर रहा है या जिस माध्यम का प्रयोग कर रहा है उसी को अपन क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो ये अपनी डेफिनेशन हो गई भाषा की। भाषा की डेफिनेशन: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे अपन क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्लियर है? भाषा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे अपन भाषा कहते हैं। ये क्लियर है? ठीक है, भाषा क्लियर है। इसके कुछ दो इंपोर्टेंट डेट हैं, इसको भी ध्यान रखना कि हिंदी भाषा दिवस अपने 14 सितंबर को मनाया जाता है और राजधानी भाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाए जाते हैं। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये डेट पूछ ली गई है, इसलिए अपन ने लिख दी। ठीक है। उसके बाद में आता है अपने व्याकरण। तो व्याकरण किसको बोलेंगे? व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो कि भाषा को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का माध्यम है। तो व्याकरण क्या है? भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का एक माध्यम है। ठीक है। व्याकरण क्या है अपनी? व्याकरण भाषा को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का एक माध्यम है। ये अपनी व्याकरण की डेफिनेशन हो गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अपनी। उसके बाद में आती हैं अपने कुछ पॉइंट्स। ये पॉइंट भी अपने एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इसलिए अपन ने ये भी लिख दिए। तो देखते हैं, चलते हैं इनकी ओर। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? ये अपने क्वेश्चन, मान लो अपने ये क्वेश्चन आ गया और 4 ऑप्शन दे दिए, तो सबसे छोटी भाषा की इकाई हो जाएगी अपनी वर्ण। ठीक है, सबसे छोटी भाषा की इकाई अपनी क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। उसके बाद में लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो भी अपनी वर्ण ही होगी। ठीक है, ये भी अपनी वर्ण है। उसके बाद में मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई अपनी हो जाएगी ध्वनि। ठीक है। उसके बाद में अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अपनी शब्द हो जाएगी। उसके बाद में भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अपनी वाक्य हो जाएगी। ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो कि इसको क्या बोलेंगे, अपन सब चीजें देखेंगे। ठीक है। वर्ण किसको बोलेंगे, ध्वनि किसको बोलेंगे और शब्द किसको बोलेंगे, वाक्य किसको बोलेंगे, अपन सब देखेंगे। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो इन टॉपिक को अपन एक और बार देख लेते हैं अपन सारी की डेफिनेशन, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट ना रहे। तो भाषा, भाषा क्या रहेगी? अपने जो मन के भाव और विचारों को अपन प्रकट कर रहे हैं जिस माध्यम से, वो भाषा है अपनी। भाषा क्लियर है? कोई भी इतनी वो बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अपन मान लो अपने मन के भावों और विचारों को अपन प्रकट कर रहे हैं, तो जिस माध्यम से अपन प्रकट कर रहे हैं वो अपनी भाषा है। ठीक है। उसके बाद में आपने कि हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अपनी 14 सितंबर को मनाई जाती है। उसके बाद में राजधानी भाषा दिवस अपने 21 फरवरी को मनाई जाती है। यहाँ तक भी अपने कोई दिक्कत नहीं। व्याकरण, तो ये जो रहेगी भाषा, इसको शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का जो माध्यम रहेगा उसको ही अपन क्या बोलेंगे? व्याकरण बोलेंगे। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। जो इनकी परिभाषाएं हैं मैंने इनको बिल्कुल सिंपल वे में लिखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। इनको अपन अच्छी तरीके से लिख लेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद में अपनी भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। लिखित रूप में भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होती है और मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है अपनी ध्वनि। क्लियर है? उसके बाद में अर्थ के आधार पर अपन भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो अपनी शब्द हो जाएगी। भावार्थ के आधार पर अगर अपन
भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो अपनी हो जाएगी वाक्य। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उतार लो। उसके बाद में अपने आता है वर्ण। तो वर्ण किसको कहेंगे अपन? ठीक है, वर्ण किसको कहेंगे अपन? वर्ण बोलेंगे अपन लिखित रूप में भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह अपने वर्ण है। आगे बात समझ में? वर्ण किसको बोलेंगे अपन? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अपन और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, वह अपने वर्ण कहलाएंगे, जिसे क ख ज झ। ठीक है, ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल रख दिए आपके सामने। इसके अपन और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, यही अपना क्या है? वर्ण। जिसके अपन और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते वही अपना वर्ण कहलाएगा। उसके बाद में अपने आता है ध्वनि। तो ध्वनि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि अपनी। उसके बाद में अपन बात करते हैं वर्ण और ध्वनि में संबंध। ठीक है, वर्ण किसको बोलेंगे, ध्वनि किसको बोलेंगे, ये तो अपन ने समझ लिया। अब इनके बीच में संबंध क्या है इसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो अ आ ई इत्यादि जब मनुष्य अपने वागिंद्रिय द्वारा व्यक्त करता है, वागिंद्रिय द्वारा व्यक्त करता है या होते हैं, तो ध्वनि कहलाती है। तथा इनके लिखित रूप को अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। ध्वनि बोलने सुनने में काम आती है, जबकि वर्ण लिखने पढ़ने व देखने में काम आते हैं। ठीक है, अब इनके संबंध के बारे में डिस्कस करें तो इस संबंध क्या है इन दोनों में? जो अ आ ई इत्यादि है, जब मनुष्य अपनी वागिंद्रिय द्वारा इनको व्यक्त करता है तो इनको ध्वनि कहते हैं। लिखित रूप में इनको वर्ण बोलेंगे। ठीक है, ध्वनि किसको बोलेंगे? इनके बीच में संबंध की बात करें अपन तो संबंध क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में? अ आ ई उ इत्यादि को जब मनुष्य अपनी वागिंद्रिय द्वारा व्यक्त करता है तो वह ध्वनि कहलाती है, तथा लिखित रूप में ये वर्ण कहलाते हैं। क्लियर है? वर्ण जो है वो उसको अपन वर्ण जो है उसको अपन ध्वनि चिन्ह भी बोल सकते हैं। वर्ण को अपन ध्वनि चिन्ह भी बोल सकते हैं। और जो ध्वनि रहती है वो बोलने और सुनने में काम आती है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, ये दो काम आती है। उसके अलावा जो वर्ण रहता है ये अपने तीन काम आता है, एक तो लिखने में और एक पढ़ने में और एक देखने में। ठीक है, ध्वनि अपने दो ही काम आती है, बोलने और सुनने में। उसके बाद में वर्ण अपने तीन काम आते हैं, देखने पढ़ने और लिखने में। क्लियर है? ये अपने कुछ पॉइंट हो गए, दोबारा देख लेते हैं एक और बार अपन। तो वर्ण किसको बोलेंगे? लिखित रूप में भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अपन और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, उसको ही अपन वर्ण बोलते हैं। लिखित रूप में भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अपन और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, वह अपने वर्ण कहलाएंगे। एग्जाम्पल भी अपने कुछ दे दी। उसके बाद में अपने आता है ध्वनि। तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई अपनी ध्वनि कहलाती है। अब इनके संबंध के बारे में बात करें तो अ आ ई उ है, जब मनुष्य अपनी वागिंद्रिय द्वारा इनको व्यक्त करता है तो ध्वनि कहलाती है, और लिखित रूप में इनको अपन वर्ण कहते हैं। और जो वर्ण रहता है उनको ध्वनि चिन्ह भी कह सकते हैं अपन। और जो अपने ध्वनि रहती है ये अपने दो ही काम आती है, बोलने और सुनने में। जबकि अपने जो वर्ण रहता है वो अपने तीन काम आता है। कौन कौन से? लिखने, पढ़ने और देखने में। यहाँ तक उतार लो अच्छे से। उसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। उसके बाद में आ गया अपने वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला किसको बोलेंगे अपन? जो वर्णों का सुव्यवस्थित समूह होता है उसी को वर्णमाला अपन कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण होते हैं उसके सुव्यवस्थित समूह को अपन क्या बोलेंगे? वर्णमाला। क्लियर है? एग्जाम्पल अपन को दे के आई यू। ठीक है, उसके बाद में आ गए शब्द। शब्द जो होते हैं ये वर्णों का सार्थक समूह होता है। ठीक है, शब्द किसको बोलेंगे अपन? वर्णों का सार्थक समूह को अपन शब्द कहते हैं। दूसरी अपन परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा इसके अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई भी अपनी क्या होती है? शब्द होती है। ठीक है, ये परिभाषा अपन ने इसलिए ली ताकि ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनको समझने में अपनी आसानी हो। ठीक है, शब्द वर्णों का सार्थक समूह होता है, ये वर्ण है। ठीक है, ये अपने वर्ण है। इनके सार्थक समूह को अपन क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। ये इनके सार्थक समूह हो गए
सार्थक समूह। तो इनके सार्थक समूह को अपन क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। ठीक है, इनके सार्थक समूह को अपन शब्द बोलेंगे। क्लियर है ये? शब्द किसको बोलेंगे अपन, वर्णों के सार्थक समूह को अपन शब्द कहेंगे। ये तो अपनी समझने की, ये दूसरी परिभाषा तो अपने समझने के हिसाब से हुई कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। ठीक है, ये अपन ने पहले भी देखा था, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में आ गया है, इसलिए ये लाइन अपन ने लिख दी कि शब्द किसको बोलेंगे, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये भी कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए अपन ने ये परिभाषा भी लिख ली और इसको साथ में लेके चल रहे हैं अपन, ताकि अपने एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये तो अपने ये एग्जाम्पल समझने के लिए ये परिभाषा लिख दी कि वर्णों का सार्थक समूह अपना शब्द कहलाता है, और ये इसकी दूसरी परिभाषा हो गई। इसके बाद में आता है अपने वाक्य। वाक्य क्या होता है, शब्दों का सार्थक समूह होता है। शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक समूह, और वाक्य क्या होता है, शब्दों का सार्थक समूह। ठीक है, तो शब्दों का सार्थक समूह अपना वाक्य कहलाता है, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर पूरे अर्थ का बोध कराते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्लियर है? स्टार्टिंग से देख लेते हैं अपन। वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों का सुव्यवस्थित समूह होता है, उसे अपन वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद में आता है अपने शब्द। तो शब्द किसको बोलेंगे अपन, ये वर्णों का सार्थक समूह होता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी परिभाषा होती है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अपनी शब्द होती है, जो अपन ने पीछे देख ली थी। उसके बाद में आता है अपने वाक्य। वाक्य किसको बोलेंगे अपन, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर पूरे अर्थ का बोध कराए तो उसे अपन वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जैसे कि कृष्ण बांसुरी बजाता है। ठीक है, ये चार शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ये चार शब्द मिलकर अपने क्या कर रहे हैं, वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, अतः ये एक वाक्य हो गया। तो इन चार शब्दों ने मिलकर एक अर्थ का बोध कराया। इन चार शब्दों ने मिलकर एक अर्थ का बोध कराया, वही अपना वाक्य कहलाता है। क्लियर है? यहाँ पे ये तीन शब्द हैं, राधा नाचती हैं। तो यहाँ पे राधा क्या कर रही है, नाच रही है, अर्थात इन शब्दों से अर्थ का बोध हो रहा है, इन शब्दों से अपने अर्थ का बोध हो रहा है, अतः ये वाक्य है। क्लियर है यहाँ तक? वाक्य की परिभाषा के अलावा अच्छा इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को अपन वाक्य कहते हैं। ठीक है, तीनों क्लियर है? वर्णमाला, शब्द, वाक्य तीनों क्लियर है अपने? तो इनको आप अच्छी तरीके से उतार लो। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। उसके बाद में अपने आता है वाक्यांश। अब देखो, वाक्य किसको बोलेंगे, जब शब्द मिलकर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक अर्थ का बोध कराए उसे तो वाक्य बोलेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई अर्थ का बोध नहीं कराए, वहां पे क्या हो रहा था, बोध कराए, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक अर्थ का बोध कराए, वहां पे उसको बोलेंगे अपन वाक्य। और जहां पर अर्थ का बोध ना कराए उसे बोलेंगे अपन वाक्यांश। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक उदाहरण है, ईश्वर पर विश्वास करने वाला। अब यहाँ पे पूरा अर्थ अपन को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पूरे अर्थ का बोध अपन को नहीं मिल रहा है। अपन को पता है ईश्वर पर विश्वास करने वाला होता है आस्तिक, बट अगर इसके अर्थ की बात करें तो ईश्वर पर विश्वास करने वाला, विश्वास कौन कर रहा पता नहीं, तो यहाँ पर अपने अर्थ का बोध नहीं हो रहा, तो यह अपना वाक्यांश कहलाएगा, यह अपना वाक्यांश कहलाएगा। आगे बात समझ में? जहां पर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर अर्थ का बोध कराएं वो तो अपना वाक्य हो जाएगा, और जहां पर अर्थ का बोध ना कराएं वो अपना वाक्यांश कहलाएगा। उसके बाद में देखते हैं अपन पद। पद क्या है, जब किसी शब्द को अकेला लिखा जाए तो वो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। जब किसी शब्द को अपन अकेला लिखेंगे तो वो तो अपना शब्द कहलाएगा, पर उसी को
पर उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाए जो व्याकरणिक रूप से मिल जाए तो वह अपना पद कहलाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे अपन एग्जांपल ले ले मुकेश, ये अपन ने नाम ले लिया मुकेश। अब देखो मुकेश, अब ये शब्द अपना अकेला है तो ये शब्द कहलाएगा। और इसके अलावा अपन लिख दे मुकेश अच्छा लड़का है, तो यहां पर अब मुकेश पद कर्ता हो गया। पहले ये अकेला था तो शब्द कहलाएगा, अब ये अन्य शब्दों के साथ मिलकर संबंध स्थापित कर लिया जो व्याकरणिक रूप से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये अपना अब पद कर्ता कहलाएगा। आ गई पद की डेफिनेशन समझ में। ठीक है, जब किसी शब्द को अपन अकेला लिखेंगे तो वो शब्द कहलाएगा, और उसी को अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर दिया जाए जो व्याकरणिक रूप से सही हो तो वो अपना पद कहलाता है। उसके बाद में आता है अपने स्वर। वह वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों के संयोग की आवश्यकता नहीं हो वह अपने स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जो स्वर होते हैं इनको अन्य वर्ण की सहायता लेने की कोई जरूरत नहीं है उच्चारण करने के लिए। ठीक है, अ आ इ उ, ये अपने कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 11। कुल मिला के कितने स्वर हो गए? ये अपने स्वर अपने होते हैं 11। इसको भी लिख लेना, स्वर अपने 11 होते हैं। तो स्वर ये अपन ने लिख लिए और इनकी मात्राएं लिख दी। अ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती तो ये अपन ने क्रॉस लगा दिया। आ गई सारी डेफिनेशन समझ में। वाक्यांश दोबारा देख लो एक बार। वाक्यांश किसको बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक अर्थ का बोध ना कराएं वो वाक्यांश कहलाता है, और जो अर्थ का बोध कराए वो वाक्य कहलाता है। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना वाक्य और वाक्यांश में। ठीक है ना, ज्यादातर बच्चे यहाँ पर ही कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद में आता है पद। जब किसी शब्द को अपन अकेला लिखते हैं तो वह शब्द कहलाता है, और उसी शब्द को अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर दिया जाए। जब उसी शब्द का अन्य शब्दों के साथ अपन संबंध स्थापित कर रहे हैं जो व्याकरणिक रूप से सही हो तो वह अपना पद कहलाता है। क्लियर है? स्वर सभी को पता है स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़े वो अपने स्वर कहलाते हैं, और जिनको सहायता लेनी पड़े वो अपने व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान रखना, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों के संयोग की आवश्यकता ना पड़े वो अपने स्वर कहलाते हैं, और जिनको आवश्यकता पड़े वो अपने व्यंजन कहलाते हैं। स्वर बेसिकली अपने 11 प्रकार के होते हैं। स्वर अपने 11 होते हैं। अ आ इ उ री ए ओ ओ। ठीक है, ये अपने स्वर हो गए और ये इनकी मात्रा हो गई। अ की कोई मात्रा नहीं होती। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो वो होता है अपना अ। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को सावधानी से लिखना सभी है, याद सभी करना है, और जो ये मेन पॉइंट है उन पर आप अंडरलाइन भी कर लेना ताकि आपको याद रहे, और आप जब रिवीजन करो तो वो अपने हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। व्यंजन। ठीक है, स्वर किसको बोलेंगे? वे वर्ण जिनके उच्चारण में अपन को अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े वो अपने स्वर कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता होती है उन्हें अपन व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन की संख्या अपनी होती है 33। तो कुल व्यंजनों की संख्या अपन से पूछ दी जाए तो 33 होती है। ठीक है, उसके बाद में क से म तक अपने 25 व्यंजन होते हैं जिनको अपन स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में यरलव, ये 4 व्यंजन हैं जिन्हें अपन अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
उसके बाद में श श शह, ये अपने 4 व्यंजन हैं जिनको अपन ऊष्मा या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देख लो संघर्षी व्यंजन। तो देखो यहां पर, ठीक है, इन व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए अपन को संघर्ष करना पड़ता है। तो देख लो कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन के लिए अपन को कितना संघर्ष करना पड़ेगा। ये तो 4 स्वर है, 4 व्यंजन है, ये तो अपने 4 व्यंजन है, इनको उच्चारण करने के लिए अपन को संघर्ष करना पड़ रहा है। तो कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन के लिए अपन को कितना संघर्ष करना पड़ेगा, देख लो यहाँ पे। ये तो छोटा सा टॉपिक है, ये चार व्यंजन है, इनको अपन उच्चारण कर रहे हैं, उनमें अपन को संघर्ष करना पड़ रहा है। हर एक चीज में संघर्ष है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं है। अपने पढ़ाई के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए, आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अपने लक्ष्य के लिए इतने पागल हो जाओ, पागल होना पड़ता है। वर्णमाला ये अपना पहला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट अपने बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। आप कोचिंग पढ़ते हो बाहर, तो वहां पे आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, यहाँ पे आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से मिल रही है फ्री में, आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3-4 चीजें मांगी जा रही है, आपसे वो भी नहीं की जा रही। जिन्होंने कर दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो कर दो यार, पैसे थोड़ी लग रहे हैं।